वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब में किन किन क्रांतिकारियों ने किस तरीके से योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पंजाबी रिवोल्यूशनरीज ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, कैसे वो क्या क्या किए, उस पे बात करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट फेज जो था रिवोल्यूशनरी लोगों का, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड फेज 1925 के बाद शुरू होगा, उसमें भगत सिंह का एंट्री होगा, है ना। अभी हम लोग केवल फर्स्ट फेज को देख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट फेज वाला जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, इसमें भगत सिंह तो नहीं होंगे, बट भगत सिंह के चाचा जी होंगे, अजीत सिंह। शुरू करते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में पंजाबी क्रांतिकारियों का जो भी योगदान है उसको देखते हैं। बहुत ज्यादा ये लोग वहां पे काम किए हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि विदेशों में जा करके ये लोग जो है बहुत सारा काम अंजाम दिए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पंजाब में अगर क्रांतिकारी की बात करें, तो जो सबसे पहले क्रांतिकारी विचारधारा को एक तरीके से जो हवा दिए वो थे लाला लाजपत राय। मगर क्या आपको लगता है कि लाला लाजपत राय क्रांतिकारी थे, मतलब बम बारूद वाले थे? वैसे विचारधारा के वो नहीं थे। जैसे तिलक ही थे ना, तो तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, बट टेररिस्ट टाइप के नहीं थे। मतलब हमारे लिए तो वो फ्रीडम फाइटर है, बट बम फेंक फेंक करके लड़ाई करना तो वो थोड़ा सा किस तरीके से माना जाता है, जैसे कि उग्रवादी टाइप, उग्रवादी नहीं, हिंसक वाला, है ना, हिंसक वाला। हम लोग एक रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट पढ़ते हैं, एक आपका मॉडरेट्स होता है, मॉडरेट मतलब जो आराम से सारा काम कर रहा है, और एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, वो भी संवैधानिक तौर पे ही करेगा, लिख लिख के ही कागज में मांगेगा, मगर वो थोड़ा गुस्से में मांगेगा, है ना। तो वैसी बात है। तो लाला लाजपत राय जो थे ना, वो लिखते थे बातों को, क्रिटिसाइज करते थे, पूरा गुस्सा में क्रिटिसाइज करते थे। मगर लाला लाजपत राय ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि हिंसा से हम लोग जो है सरकार को, मतलब हिंसा से भारत को आजाद कराएं, यानी वायलेंस का यूज करना उनको ऐसा कोई मन नहीं था, उनका कोई मनसा नहीं था। लाला लाजपत राय कहते भी हैं कि अभी के डेट में अगर कोई सोच रहा है कि हिंसा से आजादी मिल जाएगी, यानी कि वायलेंस का मेथड यूज करके आजादी मिल जाएगी, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसका मतलब है वो हिंसा के तो पक्षधर नहीं थे, बट वो एक पत्र का एक पेपर लिखा करते थे। उस पेपर का नाम था पंजाबी। वो एक पेपर लिखा करते थे और उस पेपर का नाम क्या था? पंजाबी था। उस पंजाबी पेपर में लाला लाजपत राय अंग्रेजों की बुराई किया करते थे, उनके आइडियोलॉजीज की बुराई किया करते थे। क्या क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? हाँ, तो यही वाला बात करते थे। अब जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आपके घर में कोई बड़ा इंसान है ना, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में कोई बड़ा इंसान है और वो बड़ा व्यक्ति, आप यंग एज में है, आप छोटे हैं, 18 साल के हैं, ज्यादा से ज्यादा यानी 18 से 25 के बीच वाले एज में है, तो आप जो है उसका बात सुन रहे हैं। अब वो जब आ रहा है तो किसी ना किसी का बुराई ही घर पे करता है ना। जब भी वो इंसान आता है तो वो किसी ना किसी का बुराई करना शुरू कर देता है, जैसे अपने बाहर के किसी दोस्त का, बाहर के किसी अपने बॉस का, है ना। तो इस तरीके से वो बार बार किसी ना किसी का बुराई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वो इंसान बार बार बुराई तो कर रहा है, मगर वो खुद से जाकर के हाथ उठाने नहीं जा रहा है, खुद जाके पीटने नहीं जा रहा है। मगर एक यंग एज का जो मेंटेलिटी होता है, यूथ में जो एक एनर्जी होता है, तो उस समय जो है जो अधेड़ उम्र के लोग हैं वो लोग केवल बोलते हैं, यानी कि बातों से बुराई करते हैं, लाता लाती करने, पीटा पीटी करने वो नहीं जाएंगे, है ना। मगर उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनको हिंसा नहीं फैलाना है ना, तो उनको युद्ध के सामने इस तरीके का बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध का एक ही आइडियोलॉजी होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। और जिस चक्कर में युद्ध का जो एनर्जी है, जो उसका जो एक ऊर्जा है, मतलब एक तरीके से जो यंग एज का ऊर्जा है, वो पूरा एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है ना। तो उसी तरीके से लाला लाजपत राय कहते तो थे कि हिंसा तो नहीं होना चाहिए, मगर वो जहां पंजाबी अखबार लिखा करते थे, पंजाबी जो है न्यूज़पेपर, और उसमें वो केवल अंग्रेजों की बुराई करते थे, बोलते थे अंग्रेजों से हम लोगों को ऐसे इतना प्रॉब्लम है, उतना प्रॉब्लम है, हम लोग को ऐसे सेटल करना पड़ेगा, वैसे सेटल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भले ही वो अहिंसक विचारधारा के थे, बट उनका जो ये बुक था, ये जो न्यूज़पेपर था, वो हम लोगों को गुस्सा दिलाया और कई सारे लोगों को जो है एक गलत रास्ता दे दिया। मतलब जो यूथ थे वो लोग मिसलीड हो गए और वो सोचे कि जो कांग्रेस है वो भीख मांग रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को अब आजादी के लिए दो दो हाथ करना ही पड़ेगा। और जो जिस यूथ को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, जिस यूथ को अपने काम से काम रखना चाहिए था, वो यूथ कहीं ना कहीं मिसलीड होकर के कहाँ चली गई? तो बम बारूद देखने चली गई। और उसके बाद फिर जो है उसी में फिर झगड़ा वगैरह शुरू हो गया, गोला बारूद फेंकना लोग शुरू कर दिए। तो दुख का
तो ये है कि विदाउट ट्रेनिंग हम लोग इन सारे चीजों में इन्वॉल्व हो गए और ज्यादा सक्सेस भी नहीं मिला, और कई सारे हमारे जो लोग थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके मन में देश को आजाद कराने की भावना थी, वो बेफिजूल में शहीद हो गए, है ना। जैसे मान के चलिए कि खुदीराम बोस का ही एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, तो वो छोटे थे, उनके चाचा भर दिन आके बुराई करते रहते थे लोगों का, चाचा तो बच गए, ये बेचारे बच्चे थे, इनके मन में इतना गुस्सा भरा कि वो किंग्सफोर्ड को मारने चले गए। अब वो बच्चा किंग्सफोर्ड को क्या मार पाता विदाउट ट्रेनिंग, तो वो ट्रेंड नहीं थे, वो फेंके बम, अगर वो किसी और पे गिर गया, एक गाड़ी पे गिर गया, और जॉन एक कैनेडी नाम का इंसान था, तो उस गाड़ी में 2 लड़कियां बैठी हुई थी, वो लड़कियां मर गई, और खुदीराम बोस जिसको मारने गए थे वो दुष्ट तो मरा नहीं, और उसके बदले में हुआ क्या, खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। तो इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो किसका है, वो उसके चाचा का है, जो कि अपने घर पे एक छोटे बच्चे के सामने इस तरीके का उलूल जुलूल बात किए जा रहे हैं, तो उसका एक माइंडसेट बन जाएगा कि वो लोग है वो बहुत बदमाश है और हमको उसको मार देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लाला लाजपत राय पंजाबी लिखे, लाला लाजपत राय क्या कहे, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, मुंह से बोल रहे हैं हिंसा मत करो, और सबका दिन भर बुराई कर रहे हैं बैठ के पंजाबी अखबार में। अब इस बात का जो है असर किस पे पड़ रहा है, पंजाब के यूथ पे पड़ रहा है। मान के चलिए हम दिन भर कहे कि अच्छा किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी पे हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं चाहिए, और दिन भर जो है हम आपको मतलब किसी न किसी के प्रति भड़का रहे हैं, हर वक्त किसी न किसी के लिए खराब बैठ के बोलते रहते हैं आपके बगल में। तो अगर आप कम एज के हैं, यानी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि कब क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए, तो कम एज में क्या होता है कि इंसान मिसलीड हो जाता है, वो सही तरीके को नहीं समझ पाता है कि इसको हटाना है तो सही तरीका कौन सा होगा, उसको एक ही तरीका पता चलता है कि मार देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय का पंजाबी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पंजाब में युवाओं को जो एक तरीके से उग्रवादी विचारधारा या एक तरीके से कह लीजिए रिवोल्यूशनरी विचारधारा से जोड़ने का श्रेय कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय के पंजाबी अखबार को जाता है ना। उसी में वो इस तरीके का बात कहते थे जो कि थोड़ा सा भड़काऊ होता था, इस वजह से सारा यूथ जो था वो लोग मिसलीड हुआ। अब उसके बाद लाला लाजपत राय क्या कहे, हिंसा नहीं होना चाहिए। तो ये लिखना भी तो नहीं चाहिए था, मतलब इस तरीके से तो ना लिखिए जिससे कि यूथ पढ़े और उसके बाद सीधे पागल ही हो जाए, क्योंकि ऐसे भी तो यूथ जो होता है यंग एज में लोग ज्यादा एनर्जी होने की वजह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन इधर उधर नहीं कर पाता है, अगर उसको सही से गाइडेंस ना मिले तो, है ना। अब आगे चलते हैं। अब यही सब पढ़ के लाला लाजपत राय के फ्रेंड थे, कौन थे आप लोग बताइए। तो उनके फ्रेंड थे अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह के चाचा जी हैं, ठीक है। और अंजुमाने मोहिबाने वतन बनाते हैं। भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह एक संस्था बनाते हैं पंजाब में ही, अंजुमाने मोहिबाने वतन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे अजीत सिंह जो है ये कैसे इंसान थे। अंजुमाने मोहिबाने वतन को बनाने वाले अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी आखिर कैसे इंसान थे, इस पे बात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अजीत सिंह ने क्या किया था, तो चेनाब नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला से निकलती है, ठीक है। 2 भाग में, 2 इसकी मतलब जिस तरीके से गंगा अलकनंदा और भागीरथी बन के निकलती है, मिल करके गंगा बनती है, तो उसी तरीके से वैसे तो और भी नदियां हैं गंगा को बनाने में, बट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, अभी उसमें समय है। तो चंद्र और भाग नाम की 2 नदियां निकलती हैं बारालाचाला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से, और ये जम्मू कश्मीर के तंडी नाम के एक जगह पे जाके मिल जाती हैं चंद्र और भाग, और चेनाब का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से बारी मतलब ब्यास और रचना नदी, सॉरी ब्यास और रावी नदी। अब ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो दोनों ही, ये तीनों जो इलाका हुआ ये हिमाचल प्रदेश का इलाका हुआ जो कि पंजाब से सटा हुआ है। तो जो हमारे अजीत सिंह थे ना, तो वो यहाँ पे चेनाब नदी के किनारे और बारी दोआब के आसपास जो लोग काम करते थे, अब कौन सा काम नदी के किनारे होता होगा, फार्मिंग का काम ही ना होता होगा, किसानी का ही ना काम होता होगा, खेती का ही ना काम होता होगा। तो यहाँ पे जो लोग खेती किया करते थे इन जगहों पे, चेनाब और बारी वाले जगह पे, तो वहां पे खेती करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा भू राजस्व कलेक्ट किया जा रहा था। तो अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा जी हैं, वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे,
इस एक्स्ट्रा कलेक्शन जो हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा जो कलेक्ट किया जा रहा था रेवेन्यू, उसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते थे, मूवमेंट चलाते थे। तो क्या वो मर्डर कर रहे थे? नहीं, उस समय ऐसा उनका कोई मेंटालिटी नहीं था। वो सत्याग्रह एक टाइप से कर रहे थे, ठीक है। उनके साथ थे आगा हैदर, उनके साथ थे सैयद हैदर रजा, उनके साथ थे भाई परमानंद और उनके साथ थे लालचंद। लालचंद कवि हैं, पोएट हैं। अगर कोई पंजाब पीसीएस का तैयारी करता होगा तो उनको पता होगा, लालचंद एक पोएट हैं जिनको फलक के नाम से भी जाना जाता है। लालचंद को फलक के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। ये सारे लोग किसानों के लिए एक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे, ठीक है। मगर जैसा कि हम आपको बोले कि आपके घर का कोई सदस्य पूरे दिन किसी ना किसी के बारे में बुराई करता रहे और उसके बाद कहे कि तुम लोग तो शांति से बैठे रहो, तुम लोग किसी से झगड़ा मत करो, तुम लोग किसी से बदतमीजी मत करो, तुम लोग एंगर इशू मत पालो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? या तो आप बोलिए ही मत, या तो जो है गुस्सा तो आएगा ही। अब वो इंसान जो बोल रहा है, यानी लाला लाजपत राय, जो कि भड़का रहे थे और उसके बाद कह रहे थे हिंसा मत करो, तो लाला लाजपत राय तो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो बुढ़े हो चुके थे। मतलब इन लोगों से तो बड़े थे ना, बाकी जो यूथ थे उन लोगों से तो वो बड़े थे ना, मगर जो यूथ था, जो युवा वर्ग था, उसका एंगर मैनेजमेंट होता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक तरीके से फिर क्या हुए, हिंसा के मार्ग में आ गए और वो लोग सोचे कि अब ये भीख मांगने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट हैंड टू हैंड जो है या मैन टू मैन लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा दो हाथ करना पड़ेगा। तो क्लियर है क्या? तो क्या आपके जो अंजुमान मोहिबान वतन, जिसके संस्थापक है अजीत सिंह, जो कि चाचा है भगत सिंह के, पहले कैसे थे? अहिंसक थे, नॉन वायलेंट थे, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया करते थे, मगर उसके बाद कैसे हो गए? सीधे विद्रोही हो गए, गुस्सैल हो गए और उसके बाद अपने इन सभी दोस्तों को लेकर के और बम वम ये सब करना शुरू कर दिए। इन लोगों ने लाला लाजपत राय के कहने पर एक तरीके से आप समझिए, बाद में भगत सिंह ये लोग मिलकर के, बाद में ये वाला ग्रुप नहीं, बाद में भगत सिंह ये लोग मिलकर के राजा लाला लाजपत राय के कहने पर एक बैंक भी बनाएगा और उस बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगा। क्लियर है क्या? तो आगे समझते हैं। तो ये सारा तो क्लियर है ना। तो अब आपके अजीत सिंह कैसे हो गए हैं? अब गुस्सैल हो गए हैं, विद्रोही टाइप के हो गए हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो कांड करेंगे कुछ ना कुछ। तो वही सब अपना करते रहते थे ये लोग, मगर अजीत सिंह को ब्लेम किया जाता है और उनपे जैसे कि एक केस चलाया जाता है और उनको देश से निकाल दिया जाता है। क्लियर है? तो अजीत सिंह कहाँ चले जाते हैं? फिर फ्रांस चले जाते हैं। पहले 2-3 तरीके का पनिशमेंट देता था आपका अंग्रेज सरकार लोग। एक तो होता था कि सेल्यूलर जेल भेज दो, यानी अंडमान निकोबार, वहां भेज दो, और होता था देश से निकाल दो, तो मतलब फ्रांस भाग जाओ, ब्रिटेन भाग जाओ, यूएसए भाग जाओ, कहीं भागो, देश में नहीं रहने देंगे क्योंकि देश में तुम बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हो, है ना। और एक डेथ पनिशमेंट, सीधे कैपिटल पनिशमेंट इसको कहते हैं। डेथ मतलब सीधे फांसी, है ना, हैंड टिल डेथ। तो यही 2-3 पनिशमेंट होता था। तो आपके जो अजीत सिंह थे उनको निकाल दिया गया, तो वो फ्रांस चले गए। उसके बाद बाकी लोगों की मदद से वो यहाँ पे अपना संस्था चलाते रहे, थोड़ा बहुत बम बारूद ये सब करते रहे। बट हम लोग अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लाला लाजपत राय ये लोग जो थे, है ना, लाला लाजपत राय तिलक के जाने के बाद 1908 के समय में तिलक को जेल हो गया। देखिए अंतर देखिएगा तिलक और बाकी लोगों के बीच में। तिलक लोगों को भड़काते थे, भड़काना मतलब देखिए जो जायज बात है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज तो दूध के धुले थे, वो घटिया तो थे ही, मगर अगर आप कह रहे हैं दिन भर किसी बच्चे के सामने बैठ के कि वो घटिया है घटिया है घटिया है, और वो बच्चा के मन में ये बात हो गया कि वो इंसान तो घटिया है, वो जाके उसको 4 गाली दे दिया, उसके बाद आप संत बन गए कि अरे तुमको तो गाली नहीं देना चाहिए था, तुमको तो 2 तबराक नहीं मारना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े हैं। तो ये भाषण, दोनों टाइप का भाषण नहीं चलता है ना। या तो आप बुराई कर रहे हैं तो बुराई कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, है ना, जब मारने गए तो लाला लाजपत राय पंजाबी में पूरा बुराई करते थे और जैसे ही ये लोग पीट पाट देता था तो कहते थे हिंसा कोई मार्ग नहीं है। ये दोनों तरीके का ढोंग करते थे। मगर वही तिलक हमारे कैसे थे? तिलक बुराई तो करते थे और जब जाके कोई बच्चा मर्डर कर देता था किसी का तो वो कहते थे कि बहुत बढ़िया हुआ, ये तो शाबाशी देने लायक बात हुआ, ये तो अफजल खान को जैसे शिवाजी धोए थे वैसे धोया है। इसीलिए बेचारे बार बार जेल चले जाते थे, क्योंकि तिलक भड़काते थे तो तिलक साथ के साथ सपोर्ट भी करते थे, अपने आप को बहुत दूध का धुला नहीं बताते थे। चलते हैं आगे।
तो अब क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं यहाँ पे पंजाब में सभी लोग धीरे धीरे कहाँ जाने लगे, किसी को देश निकाला हो गया, कुछ को फांसी चढ़ाया गया, तो इस तरीके से करके बहुत सारे लोग देश से बाहर चले गए। और यहाँ पे जो लोग थे वो लोग जैसे लाला लाजपत राय ये लोग, तो वो लोग बताएं ये लोग केवल लिखने में थे, करने में नहीं थे, करने में आगे आगे नहीं रहते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। हालांकि लाला लाजपत राय भी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और आपका जो वो साइमन कमीशन गो बैक साइमन करेंगे, उस समय सॉन्डर्स इनको मार देगा। वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ ये कि सब लोग तो भाग ही गए थे। इसके बाद आपके लाला लाजपत राय जो थे ना, वो भी 1908 में जब तिलक चले गए जेल, तो उस समय लाला लाजपत राय क्या किए, उस समय लाला लाजपत राय लंदन चले गए। ठीक है, लाला लाजपत राय कहाँ चले गए, लंदन चले गए। तो कोई ज्यादातर जो पंजाबी लीडर्स थे वो लोग बाहर चले गए थे। तो अब हम देखेंगे कि पंजाब के क्रांतिकारियों ने फर्स्ट फेज जो था क्रांतिकारी आंदोलन का, उसमें बाहर में क्या क्या कांड किया, किस तरीके से बाहरी दुनिया को अपने साथ जोड़ने का कोशिश किया। तो शुरू करते हैं। तो जब हम लोग यूएसए से शुरू करते हैं, तो जब हम लोग यूएसए गए तो हम लोग को यूएसए में क्या देखने को मिला कि एक सोहन सिंह बखाना नाम के इंसान थे। ठीक है, सोहन सिंह बखाना नाम के इंसान थे। क्लियर है। सैन फ्रांसिस्को में ये हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका खोले हुए थे। ये क्या है, एक संस्था था, एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है बाबू, मतलब एस्पिरेंट्स, ये हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है, ये कौन खोला था, सोहन सिंह बखाना खोले थे। कहाँ पे खोले थे, सैन फ्रांसिस्को में खोले हुए थे। इसका मतलब है कि बाकी पंजाबी लोग तो बाहर आ रहे थे, किसी को देश निकाला दे दिया जा रहा था, कुछ कुछ ऐसे करके, बट क्या सोहन सिंह बखाना यहाँ से गए थे उसी समय? नहीं, वो पहले ही से यूएसए में रहते थे और वहां पर एक क्रांतिकारी संस्था चलाया करते थे जिसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब ये हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष कौन हुए? सोहन सिंह बखाना। क्लियर है। इस हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष हुए सोहन सिंह बखाना। ये पेपर निकाला करते थे और ये पेपर एक सप्ताह में एक बार आता था, गुरुवार के दिन। ठीक है, ये पेपर एक सप्ताह में एक बार आता था। हर गुरुवार को हम लोग को एक पेपर मिलता था जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर। ये पेपर का नाम है, या फिर इसको लोग गदर पेपर भी कहते थे। गदर मतलब क्या होता है? आग को भड़काना, एक तरीके से समझ लीजिए। तो गदर मतलब लड़ाई झगड़ा करना, एकदम जीत हासिल करने के लिए उतावला हो जाना, वैसा। तो सोहन सिंह बखाना का ये जो ऑर्गेनाइजेशन था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, वो हिंदुस्तान गदर या गदर जो है एक पब्लिश करता था पेपर। साप्ताहिक ये पत्रिका थी, साप्ताहिक अखबार था ये, आप कह सकते हैं। आगे समझते हैं। ये गदर जो है, ये जो छपता था, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्या पड़ गया? गदर ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह लीजिए गदर पार्टी। क्लियर है। आगे समझते हैं। ये कहाँ पे था? तो सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन पूछा था सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो यूएसए में। बट ये था कि किस समुद्र के या किस महासागर के किनारे है, तो पैसिफिक ओशन के किनारे है। अमेरिका के किस साइड में है? तो इस तरीके से आप देखिए, अगर यहाँ अमेरिका है ना, तो यहाँ सैन फ्रांसिस्को है। तो आप खुद बताइए इधर वेस्ट साइड हुआ कि नहीं? तो अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, और वहीं पे गदर पार्टी वाले लोग रहते थे। क्या क्लियर है क्या? अब इस पार्टी में कई सारे लोग जुड़े, जैसे करतार सिंह सराबा, भगवान सिंह, रामचंद्र, लाला हरदयाल। इस पार्टी में कई सारे लोग जुड़े, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बहुत सारे लोग। मगर आपको पता है ये पार्टी कभी भी बहुत उतना फेमस नहीं हुई जितना ये फेमस हुई थी लाला हरदयाल के एंट्री के बाद। लाला हरदयाल के एंट्री के बाद ये पार्टी कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई, इसीलिए और उन्होंने इसका नाम भी बदल के गदर पार्टी रख दिया। पहले इसको लोग बोलते थे अखबार के कारण ना, नाम तो इसका हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, मगर लाला हरदयाल ने इसका नाम बदल के सीधे गदर पार्टी रख दिया। और गदर पार्टी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल है, जबकि इस पार्टी के ये महामंत्री थे।
मगर हम लोग कह सकते हैं क्योंकि नाम हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, बाद में बदल के ये नाम किए हैं गदर पार्टी। क्या क्लियर है क्या? आगे समझते हैं। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी तो है ही, चला बन गया। अब इस गदर पार्टी में भी तो गदर पत्रिका प्रकाशित होती होगी, तो अब ये पत्रिका गदर पत्रिका के एडिटर कौन थे? गदर पत्रिका, गदर न्यूज़पेपर या गदर मैगजीन जो कहना है कहिए, इसके एडिटर कौन थे तो उसको समझेंगे। पहले तो लाला हरदयाल सब काम देख रहे थे, बट लाला हरदयाल पेरिस चले जाते हैं, कुछ कारणवश इनको पेरिस जाना पड़ता है, और जिस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं गदर पार्टी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लाला हरदयाल जब यहाँ से चले जाते हैं तो अपना पोस्ट इनको देके जाते हैं, रामचंद्र को। तो कहीं कहीं पे आपका दिया रहेगा कि गदर पार्टी के एडिटर कौन थे, और उसमें हरदयाल ऑप्शन में ही नहीं रहेंगे, तो आपको रामचंद्र के साथ जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये सब तो ठीक है, गदर पार्टी का लैंग्वेज कौन कौन सा था। सॉरी, गदर जो अखबार था, गदर जो न्यूज़पेपर था, गदर जो मैगजीन था, जो साप्ताहिक पत्रिका था, तो उसका कौन कौन से भाषा में प्रकाशन हुआ, लैंग्वेज कौन कौन सा था उसका, देखते हैं। तो देखिए, उर्दू में सबसे पहली बार हुआ था। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था, फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ वो उर्दू में हुआ, फिर उसको गुरुमुखी में भी किया गया, और फिर हम लोग 4 भाषाओं में निकालने लगे, उर्दू, गुरुमुखी। गुरुमुखी सिखों का लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज का जो लिपि है वो गुरुमुखी है, क्लियर है। और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद मराठी। तो ये 4 भाषाओं में, हिंदी में गदर न्यूज़पेपर नहीं आता था। क्या क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये 4 भाषाओं में गदर न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गया। आपके जो लाला हरदयाल थे वो वरिंद्र कुमार घोष, ये लोग के अच्छे दोस्त थे। सचिंद्र नाथ सान्याल, वरिंद्र कुमार घोष, रास बिहारी बोस, इन लोगों के अच्छे दोस्त थे, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे जो युगांतर पार्टी बना था, या जो युगांतर पत्रिका बना था, किसके द्वारा? वरिंद्र के, और वरिंद्र कुमार घोष और उनके द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। वो जो युगांतर लिखते थे ना, युगांतर एक न्यूज़पेपर था बंगाल में, पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वहां पे वो बताते थे, वो लोग क्या कहते थे, जब बारिसाल कॉन्फ्रेंस पे पुलिस ने अटैक किया था, पुलिस टॉर्चर करना शुरू की थी, तो वरिंद्र और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कहा था कि अब बारी आ गया है कि हम लोग ताकत को ताकत के दम पे झुकाएं, और अगर भारतीय 30 करोड़ हैं और 30 करोड़ भारतीयों को मारा जा रहा है, तो हर 30 करोड़ भारतीय के पास 2-2 हाथ है, तो 60 करोड़ हाथ अब उठाओ और उन लोगों को ढो। ऐसा युगांतर में लिखा गया था। युगांतर एक पत्रिका था, ठीक है। उसी पत्रिका के नाम पर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में एक आश्रम भी बनाया, और जिसका नाम था युगांतर आश्रम। क्या यहाँ पे क्लियर है युगांतर आश्रम? क्या युगांतर आश्रम क्लियर है क्या? लाला हरदयाल ने बंगाल के एक अखबार के नाम पर रखा था इसका नाम युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम कौन से अखबार पे है? युगांतर अखबार पे, युगांतर मैगजीन अखबार जो भी कही है। युगांतर मैगजीन या अखबार कौन लिखा भाई? तो लिखने वाले हैं वरिंद्र कुमार घोष। तो ये वरिंद्र घोष कौन है? अरविंदो घोष के बड़े भाई, और भूपेंद्र नाथ दत्ता। अब ये भूपेंद्र नाथ दत्ता कौन है? तो वो उनके फ्रेंड है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो यहाँ तक का तो क्लियर है। अब हम लोग और भी पढ़ेंगे। आगे क्या है, तो अब ये लोग तो विदेशों में रहते थे, तो गदर पार्टी भारत में भी इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ, और देश विदेश में ये अपना जड़ कैसे बनाया, और क्या कारण था? तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये सारे लोग जो थे, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे, और ये सब जितने भी थे, ये सारे विदेश में रहने वाले थे। आप समझ लीजिए तो एनआरआई टाइप के थे, ठीक है, जो भारत से जा चुके थे, ठीक है। और ये वहां के ही प्रॉब्लम्स को डील करते थे। उनको भारत की आजादी से ज्यादा वहां पे जो अंग्रेज लोग, जो वहां के रहने वाले भारतीयों को जो एक नीचे नजर से देखते थे, वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। मगर धीरे धीरे इन लोगों का जो है रुझान अपने देश की तरफ बढ़ता है, और इनको लगता है कि अंग्रेजों को भारत जाके सिखाना पड़ेगा। आखिर वो क्या क्या कारण है जिसके वजह से इनको ऐसा लगता है, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कारण है कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू इंसिडेंट क्या है? तो कामागाटा मारू की घटना कुछ इस तरीके से हुई। 1914 ईस्वी में होता है ये, 29 सितंबर 1914 ईस्वी में, 1914 में। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक इंसान थे गुरुदत्त सिंह।
गुरुदत्त सिंह कुछ सिखों को और कुछ मुसलमानों को भी, दोनों को लेकर के जा रहे होते हैं। ठीक है, कुछ सिखों को और कुछ मुसलमानों को भी लेकर के जा रहे होते हैं। गुरुदत्त सिंह कुछ सिखों को और कुछ मुसलमानों को लेकर के कहाँ जा रहे होते हैं भाई? तो कनाडा जा रहे होते हैं, वैंकूवर, कनाडा। क्लियर है? भारत से लेके सभी को जा रहे होते हैं। तो ये कामागाटामारू क्या है? कामागाटामारू वो जहाज है जिसपे गुरुदत्त सिंह प्लस कुछ सिख और कुछ मुसलमान बैठे होते हैं। क्लियर है? कनाडा जाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद ये जहाज वो कहाँ से लाते हैं? तो वो जापान से भाड़ा पे लिए रहते हैं। गुरुदत्त सिंह जापान से भाड़ा पे लिए रहते हैं ये वाला जहाज। ठीक है, कामागाटामारू जहाज का नाम है। अब ब्रिटिश सरकार ये फोन करके कह देता है लोग किसके पास? कनाडा के पास, कि भाई उसको रोकने मत देना। मतलब किसी तरीके से मैसेज पहुंचवा देता है कि कामागाटामारू जहाज जो जा रहा है उसको फौरन रवाना कर देना। और 29 सितंबर 1914 ईस्वी को हम लोग जाते हैं, कुछ दिन बाद वहां पहुंचते हैं और कनाडा की सरकार कहती है कि गुरुदत्त सिंह एंड कंपनी, हम आपको कनाडा में पैर नहीं रखने देंगे, हम आपको बंदरगाह यानी कि पोर्ट पे नहीं उतरने देंगे, आप अपना गाड़ी लीजिए और वापस जाइए। सोचिए ये लोग कितना दूर से टहल टहल के आए थे, कामागाटामारू के लोग, मतलब इस पे सवार लोग, और उन लोगों को कह दिया गया कि बाहर जाइए अपना जहां जाना है, हम नहीं रोकने देंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब ये लोग नहीं माना तो जहाज पे चढ़ बैठे हुए लोग अपना वापस चल दिए। क्या क्लियर है? तो सब लोग जब वापस चल दिए तो सारे लोग फिर कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचे। कलकत्ता के पास एक बजबज जगह है, तो वहीं बजबज बंदरगाह पे पहुंचे। अब लोगों में ये गुस्सा पहले ही से भरा हुआ था कि अंग्रेज सभी मना किया होगा, तभी हम लोग को उतरने नहीं दिया है कनाडा का गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं वहां पे थोड़ा सा मुठभेड़ कर लेते हैं सभी से। अब अंग्रेज कहते हैं कि चुपचाप से उतरो, सब जाओ पंजाब अपना अपना गाड़ी वाड़ी पकड़ के। तो गुरुदत्त सिंह तो भाग जाते हैं, मगर बाकी लोग जो है वहीं पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और झगड़ा करने के चक्कर में 22 लोग मारे जाते हैं और उसके अलावा कितने सारों को पीट पीट के जो है पंजाब जबरदस्ती ट्रेन में ठूस ठूस के भेज दिया जाता है। ये सारे लोग जो पंजाब गए हैं ट्रेन में ठुसा ठुसा के, ये लोग कई सारे जगह पे डकैती भी करेंगे बाद में, गुस्सा में। ठीक है, गुस्सा में कई सारे जगह पे डकैती भी करेंगे। क्लियर है? पंजाब वाले लोग, क्योंकि उनको जबरदस्ती भेजा गया है। तो यहाँ पे एक तो ये इंसिडेंट हुआ कामागाटामारू। इसके अलावा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ गया था 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमरजेंस हो चुका था। इसके अलावा सिंगापुर में भी हमारे लोगों ने, हम भारतीयों ने विद्रोह किया था, है ना। जमादार चिश्ती खान और इस तरीके से लोग थे, तो वो लोग भी विद्रोह किए थे। तो कहीं ना कहीं गदर पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान अब ब्रिटेन से आजाद होने के लिए तैयार है ना। तो एक तो ये कारण था कि हम लोग, गदर पार्टी के लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए। क्लियर है? दूसरा, ये देश दुनिया में कैसे जाने लगे, तो हम आपको पहले ही बताएं कि गदर पार्टी के लोग भारत से जो विदेश चले गए थे भारतीय, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए ना लड़ रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या भारत से भारतीय कनाडा ही गए थे और अमेरिका ही गए थे? नहीं, जर्मनी भी गए थे, फ्रांस भी गए थे, साउथ अफ्रीका भी गए थे, यहाँ तक कि अरब कंट्रीज, दुबई गए थे। उसके अलावा आपका कहाँ गए थे? तो इराक गए थे, ईरान गए थे, सारे जगह जाते थे। अफगानिस्तान में भी कुछ भारतीय रहा करते थे। तो गदर पार्टी के लोगों ने वो सारे भारतीय जो कि आज एनआरआई हो गए हैं, उन सभी को एकजुट करने के लिए और ब्रिटेन पर अटैक करने के लिए जो है उत्साहित किया, मतलब प्रोत्साहित किया। ठीक है, मतलब उसको एक तरीके से क्या किए कि प्रोवोक करना शुरू किए कि हम लोग सारे लोग, जितने भी एनआरआई लोग हैं, सब लोग मिलते हैं और सब धोते हैं चल के। ठीक है ना। तो ये इसी वजह से, अब इसी कंटेक्स्ट में कि हम लोग सारे एनआरआई, चाहे वो काबुल में रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो लंदन में रहते हो, चाहे वो जर्मनी में रहते हो या फ्रांस में रहते हो या कहीं भी रहते हो, ठीक है, सभी लोग मिल जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार पे थोड़ा सा दबाव डालते हैं, प्रेशर बनाते हैं। और इससे क्या होगा, तो हम अपने देश को आजाद करा लेंगे, क्योंकि भारतीय तो तैयार है। क्यों तैयार है? एक ये इंसिडेंट हो गया, सिंगापुर वाला इंसिडेंट हो गया, वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, यानी ब्रिटेन से बहुत सारे लोग पहले ही से जूझ रहे हैं, तो क्यों ना बहती गंगा में हम लोग हाथ धो ले। क्लियर है?
तो क्या कॉज था स्प्रेड ऑफ गदराइट्स, यानी गदर पार्टी के लोग सारे जगह पे कैसे फैलने लगे और क्यों फैलने लगे? क्या आप लोग को समझ में आया? इसी वजह से। अब इसी क्रम में अपना अपना सपोर्ट पाने के लिए हम लोग, कुछ लोग जर्मनी गए, कुछ लोग फ्रांस गए, बट फ्रांस तभी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन से दोस्ती कर लिया। तो जो लोग फ्रांस पेरिस में बैठे थे सब दौड़ते दौड़ते जर्मनी भाग गए, क्योंकि जर्मनी तो दुश्मन था ब्रिटेन का, तो इसीलिए वो सारे जर्मनी चले गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी क्रम में राजा महेंद्र प्रताप और बरकातुल्ला, ये दो नाम हैं जो कि गदर पार्टी से ही रिलेटेड हैं। ये दोनों लोग गदराइट्स ही थे, गदर पार्टी के ही लीडर्स थे, और इन दोनों को अफगानिस्तान के काबुल में भेजा गया और काबुल में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करने के लिए भेजा गया, और वहां पे उन्होंने एक सरकार का निर्माण किया, भारतीय सरकार का, अंतरिम या कह लीजिए टेम्पररी भारतीय सरकार का, भारत सरकार का वहां पे निर्माण किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। कहां पे? काबुल में। क्या यहां तक का क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है कि क्या कारण था कि गदर पार्टी के लोग इतना फैल गए? हर जगह देखने को मिल जाते थे, गदर पार्टी देश विदेश में सारे जगह पे एकदम फेमस हो रहा था। ऐसा क्या हुआ था? तो वो हम बता दिए। अब इस गदर पार्टी का क्या रिजल्ट हुआ? गदर मूवमेंट जो हुआ, एक तरीके से ये गदर पार्टी के लोग एक आंदोलन चला दिए। इस गदर आंदोलन का क्या रिजल्ट हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो शुरू करें। देखिएगा, सबसे पहले तो गदर पार्टी की कुछ कमियों को समझते हैं, फिर कुछ अच्छाइयों को भी समझेंगे, मगर इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रब करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए, हम लोग जो है, जो गांव में हम लोग किए थे, पंजाब में, भारत में रह के जो किए थे, उसको तो हम लोग क्लियरली समझ लिए हैं। यूएसए में सोहन सिंह भखाना और गदर पार्टी का जो भी ये सब था वो भी हम लोग समझ लिए हैं। तो यहां तक का तो भाई बात क्लियर है, तो हम इसको रब करेंगे, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारा बात हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग को रब करना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें समझने में तो एक तो जगह ही नहीं रहता है, और ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लिखना तो पड़ेगा, तो इसीलिए इसको रब करते हैं। एक सेकंड, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? नीचे कमेंट में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि क्या कैसा समझाते हैं या किस तरीके से और आपको जो है कंटेंट में सुधार चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का कंप्लीट हो चुका है। उसमें क्रांतिकारियों का आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल और बाकी जो भी महिला लोग का जो भी योगदान था, है ना, दोनों ही बाइलिंगुअल आप लोग को समझ में जरूर आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वाले को तो आएगा ही, क्योंकि हिंदी ही तो ज्यादा बोलते हैं। सबसे पहले इसको मिटाने दीजिए। कामाघाटा मारू इंसिडेंट तो हो ही गया है, 29 सितंबर 1914 ईस्वी, बजबज बंदरगाह। समझना क्या है अब? तो समझना है कि इस गदर मूवमेंट, गदर पार्टी ने जो मूवमेंट चलाया उसका क्या क्या फायदा, क्या क्या घाटा, यानी उसका परिणाम क्या हुआ, कैसा रिजल्ट आया, क्या हम लोग समझे इस बात को? देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि गदर पार्टी जो है, जो गदर मूवमेंट चलाई, तो उसमें हुआ क्या, ये लोग सब चीज तो कर रहे थे, सारा चीज ठीक था। वो एक नफरत जो होता है कि किसी को निकाल के बाहर फेंक देंगे, वो भी एकदम सही डोज चल रहा था। और प्रॉब्लम क्या था कि गदर पार्टी के लोग विदेशी टाइप का हरकत करते थे, क्योंकि ये थे तो विदेश में रहने वाले हैं। तो ये जो भारत की जो यहाँ पे रहने वाली जनता थी, उससे ये कनेक्ट ही नहीं कर पाए, उन लोगों को ये नहीं जोड़ पाए अपने साथ। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जुड़ ही नहीं पाए पूरे देश की जनता से, गदर पार्टी के लोग, क्योंकि ये लोग रहते रहते एक विदेशी कल्चर में रहते रहते विदेशी टाइप हो गए थे। तो केवल बाहरी लोगों को ही जोड़ पाए, बाहर में रहने वाले भारतीयों को जोड़ पाए, घर में हमारे देश में रहने वाले भारतीयों को ये अपने आप से नहीं जोड़ पाए। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा गदर पार्टी में और क्या कमी था गदर आंदोलन का? तो गदर आंदोलन का जो दूसरा कमी था, लीडरशिप का जो ये था वो नहीं था, मतलब लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की जो भावना होती है उसकी कमी थी, लीडरशिप की बहुत ज्यादा कमी थी। आपके जो लाला हरदयाल थे वो भाषण वगैरह तो अच्छा देते थे, मगर वो नेतृत्व नहीं कर पाते थे। वो एक तरीके से डिसीजन बड़ा जल्दी जल्दी लेते थे और जिस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कि जब भी उनको यहाँ पे यूएसए में रह करके गदर पार्टी को लीड करना चाहिए था, तो वो
तो वो कहाँ चले गए थे, तो आपको बता दें कि वो फ्रांस चले गए थे शायद। ठीक है, लाला हरदयाल कुछ दिनों के लिए फ्रांस, कुछ दिनों के लिए लंदन, इधर उधर जाने लगे थे। हम आपको बताए थे ना कि रामचंद्र फिर उनके जगह पे संपादक बने थे, एडिटर बने थे, तो इसीलिए तो लाला हरदयाल जो है इधर उधर जाने लगे थे, है ना। तो इस वजह से भी गदर पार्टी वीक हो गई, गदर मूवमेंट वीक हो गया। और क्या क्या कारण था, तो इन लोगों में एक जो एक विजन होता है ना, विजन की कमी थी, है ना। विजन की कमी क्या होता है भाई, मतलब दूर दृष्टि इनमें नहीं था, आगे का कोई प्लानिंग ही नहीं था। इसका मतलब है कि प्लान भी नहीं था इनका, जो आपका जो मूवमेंट था, गदर मूवमेंट को आगे क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है, क्या प्लान था, क्या नहीं था। दूर दृष्टि इनके पास नहीं था कि आगे चल के कितना दूर तक हम इसको सोच सकते हैं, उतना वो सोच के नहीं चले थे, फटाफट से कूद गए थे। इसके अलावा इन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि तुरंत वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर जैसे ही हुआ तो ये लोग सोचे कि ये तो हमारे लिए क्या है, एक मौका है, अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से सोचे कि ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम ब्रिटेन पे दबाव डालेंगे। ब्रिटेन के शक्ति को कम समझ के इन लोगों ने बहुत बड़ा भूल कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटेन की शक्ति को वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोग गदर पार्टी वाले कमजोर समझ लिए, कम समझ लिए, और ये लोग बिना ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग कूद पड़े। किसमें कूद पड़े, तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। और जहां तहां इन लोगों को फांसी हुआ, बहुत सारे गदर पार्टी के लीडर्स को कहीं पे फांसी हुआ, कहीं पे देश से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया, है ना। तो इन सारे कारणों से तो गदर पार्टी फेल हुई, यानी कि इसके अपने गदर पार्टी अपने स्ट्रक्चर, अपने मेथड्स के वजह से तो फेल हुई ही हुई। यानी गदर पार्टी का जो आंदोलन था वो काहे फेल हो गया, तो उसका जो आंदोलन था उसमें बहुत सारी कमियां थी, है ना। उसके लीडरशिप में बहुत सारी कमियां थी, उसमें प्लानिंग अच्छा नहीं था, तो इस वजह से तो ये फेल करता ही, तो वो तो किया ही। इसके अलावा गदर पार्टी की खासियत क्या थी, तो खासियत बाकी कुछ हो ना हो, एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि गदर पार्टी ने हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव को एकदम नकार दिया। जैसा कि आप देखेंगे कि चाहे वो तिलक हो या फिर कोई और हो, चाहे वो तिलक हो या फिर कोई और हो, अनुशीलन समिति वाले हो या फिर आपके कौन से हैं, विनायक दामोदर ये सावरकर जी हैं, या फिर आपके चापेकर ब्रदर्स थे, ये सारे लोग हिंदू 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 थोड़ा बहुत जाने अनजाने में, यहाँ तक कि तिलक भी जाने अनजाने में हिंदुओं को सपोर्ट कर देते थे, जिस कारण से मुसलमान हम लोगों से नाराज होते जा रहे थे और हमसे दूर होते जा रहे थे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में भी ऐसा हुआ, कुछ कुछ हम लोग ऐसा भाषण दे दिए जिस वजह से मुसलमान हमसे दूर होते चले गए। जबकि गदर पार्टी ने यहाँ तक कि देखिए कामागाटा मारू में भी उस जहाज में कुछ सिख थे तो कुछ मुस्लिम भी थे ना। तो उसी तरीके से गदर पार्टी तो हर किसी को साथ लेके चल रही थी, उसमें कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सारे लोग इंडियन होने चाहिए और वो एक साथ थे। तो गदर पार्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जो सबसे बड़ा योगदान था भारत के आजादी में, वो ये था कि वो लोग धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष भावना से लड़ाई कर रहे थे, जिस वजह से एक तरीके से अंग्रेज यहाँ पे फूट डालने में थोड़े हार जाते। आगे समझते हैं और ऐसा क्या कारण था। तो गदर पार्टी के जैसा कि हम बताएं कि उन लोगों में जो लीडरशिप की कमी थी, जो प्लानिंग का अभाव था, उस वजह से गदर पार्टी फेल हो चुकी थी। तो जिसके वजह से गदर मूवमेंट भी फेल हो चुका था, कई सारे लोग को फांसी हो चुका था और कई सारे लोग जेल में थे। बट उसके बावजूद भी 1915 के लास्ट आते आते कई सारे लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया, अंग्रेजों ने रिहा कर दिया, जिस कारण से कई सारे लोग जो है गदर पार्टी वाले लोग थोड़े शांत हो गए और अंग्रेजों के मन में उनके लिए 2-4 रुपया का इज्जत आ गया कि नहीं उतना भी बुरा नहीं है, मर्डर वर्डर नहीं करेंगे। तो एक तो ये कारण था। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ रहा था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो उस रिफॉर्म में गदर पार्टी के लोगों को लगा कि बहुत सारा चीज सुधार होगा, बहुत सारा फैसिलिटी हम लोग को दिया जाएगा, इसलिए भी वो लोग शांत हो गए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है गांधी जी। अराइवल ऑफ गांधी हो चुका था अब यहाँ पे 1909 में ही गांधी आ चुके थे और 1917 में अपना जलवा दिखा चुके थे। 1915 में गांधी आ चुके थे और 1917 में अपना जलवा भी दिखा चुके थे, 18 में भी अपना जलवा दिखाए थे।
तो गदर पार्टी भी कहीं ना कहीं गांधी के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुई और उनको लगा कि इतना तामझाम मारपीट करना उतना भी सही नहीं है, जब इज्जत से भी बात बन सकता है तो गोली बंदूक उठाने का क्या जरूरत है। इसीलिए जो ये रिवोल्यूशनरी टेररिज्म है ये कुछ सालों के लिए शांत पड़ गई, क्योंकि गांधी जो है अहिंसा से ही कई जगहों पे जीत हासिल किए थे। चंपारण में भी उन्होंने अंग्रेजों से अपना बात मनवाया है ना, खेड़ा में भी बात मनवाया, कई जगहों पे बात मनवाया है ना। तो लोगों को लगा कि भाई ये अहिंसावादी है और उसके बावजूद भी बात मनवा ही ले रहे हैं, तो फिर बंदूक उठा उठा के क्या बात मनवाना है, तो जाने दो। तो इस तरीके से आपका गदर पार्टी का रिजल्ट हमारे सामने आया। क्या यहाँ तक का क्लियर है? और एक अमेरिका का एक संस्था था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये लास्ट टॉपिक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अमेरिका का एक संस्था था, ठीक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खोले थे। कौन खोले थे? एक भारतीय ही खोले थे जिनका नाम था तारक नाथ दास। वो क्या खोले थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में खोले थे और वो एक पेपर चलाते थे जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा था, अमेरिका से ही रिलेटेड था, इसीलिए हम इसी में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा गदर पार्टी और एक तरीके से समझ लीजिए तो पंजाब कंप्लीट होता है। जो भी पंजाब के रिवोल्यूशनरी थे हम उनको समझा दिए हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा है तो इस सीरीज को आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए और वीडियो को इधर उधर फैलाते रहिए, प्रमोट कीजिए अगर चैनल प्रमोट करने लायक लगता है तो, और मोटिवेशन के लिए 4-5 कमेंट तो कर ही दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आने पे वीडियो को तो लाइक करना है, फ्री का वीडियो नहीं देखना है। उसके अलावा चैनल को मन हो और अगर आपको लगता है कि इस पे कंटेंट अच्छा आता रहेगा तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।